अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में खुशामदीद। कैसे हैं बच्चों आप लोग? ठीक ठाक, फिट फाट? गुड। क्वेश्चन 7 सेक्शन बी, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का सेक्शन शुरू कर दिए थे हमने। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने बोर्ड पर आ गया है और ये जो है साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से, ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, राइट वैल्यूज़ इन स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक नोटेशन। वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड और साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। और साथ में पहला पार्ट दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो पहला ऑर्बिट है उसका रेडियस ये होता है, r इज़ इक्वल टू 0.53। ए के ऊपर ये छोटा सा दायरा लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है भाई? इसको पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या पढ़ा जाता है इसे, बोलिए? एंगस्ट्रॉम। बाज़ लोग इसको आंगस्ट्रॉम भी पढ़ देते हैं भाई, एंगस्ट्रॉम। अब ये क्या चीज़ होती है? पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इस पे तो हमारी गुफ्तगू हो चुकी है आपसे, स्टैंडर्ड नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन। क्योंकि हम जानते हैं कि फ़िज़िक्स के अंदर हम बहुत लार्ज नंबर भी पढ़ते हैं और बहुत स्मॉल नंबर भी पढ़ते हैं। बहुत लार्ज नंबर को या बहुत स्मॉल नंबर को बेस 10 की पावर की सूरत में लिखने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। यानी हमने उस वीडियो में या पिछले प्रीवियस लेक्चर में बहुत प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अच्छी तरह समझाया कि अगर ये लिखा हो, फर्स्ट कर ले 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इतने बड़े बड़े नंबर को कैसे हैंडल करेंगे? या कोई बहुत छोटा नंबर लिखा हुआ है 0.0000000087। अब इतने छोटे नंबर को कैसे हैंडल किया जाएगा? तो कैलकुलेशन में इतने बड़े और छोटे नंबर को तो बार बार नहीं लिख सकते, लिहाजा एक मेथड बनाया गया, सिंपल मेथड। उस मेथड में क्या करते हैं, किसी भी वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर को 10 की पावर की सूरत में लिख देते हैं और फिर इसको बोल देते हैं साइंटिफिक नोटेशन। और ये जो नोटेशंस हैं, जो नॉर्मल नोटेशंस कहलाती हैं, इन्हें बोलते हैं कॉमन नोटेशंस या स्टैंडर्ड नोटेशंस। ये नोटेशंस कौन सी कहलाती हैं? इस तरह से अगर कोई बहुत बड़ा नंबर या बहुत छोटा नंबर लिखा हुआ है तो उसको कॉमन या स्टैंडर्ड नोटेशन कहा जाता है। और साइंटिफिक नोटेशन में बेस 10 की सूरत में लिखते हैं। याद है आपको? फिर भी थोड़ा सा देख लें, जिन स्टूडेंट्स ने उस लेक्चर को अटेंड किया, फिर भी उस चीज़ को नोट करें प्लीज़, कि जब आप किसी चीज़ को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का कायदा क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन उसमें करते ये हैं कि मिसाल के ऊपर ये लिखा हुआ है, सपोज़ कोई नंबर ले लें 5.87 इंटू 10 की पावर 11, ये लिखा हुआ है नंबर। यानी आपने किसी चीज़ को 10 की पावर 11 की सूरत में लिखा। तो यहाँ पर जब किसी बड़े नंबर को या लार्ज नंबर को इस स्टाइल में लिखा जाए, बेस 10 की पावर की सूरत में, तो फिर इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इसके अंदर ये जो चीज़ नज़र आ रही है मल्टीप्लाई से पहले, इसको कोफिशिएंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन, पूरे नंबर का। और जो 10 है, दिस इज़ कॉल्ड बेस। क्या बोलते हैं इसे? बेस। और जो 10 के ऊपर आपको छोटा छोटा 1 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। पता है इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। किस किस को मालूम है एक्सपोनेंट का दूसरा नाम? पावर। एक्सपोनेंट का दूसरा नाम क्या है? इसको पावर भी बोला जाता है। यस, क्या? पावर। तो आइंदा किसी भी स्टैंडर्ड नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का कायदा इस स्टाइल का होगा कि कोई नंबर होगा, ये जो कोफिशिएंट है, याद रखिएगा, ये कोफिशिएंट की वैल्यू 1 और 9 के इन बिटवीन होनी चाहिए। 1 से छोटी नहीं, 0 नहीं हो सकता। ये जो वैल्यू है, साइंटिफिक कोफिशिएंट है, ये 0 के इक्वल नहीं ली जा सकती, याद रखिएगा। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, या 1 पॉइंट समथिंग हो या 1 से बड़ी हो, और 9 से ज़्यादा नहीं हो, 9 के बराबर हो या 9 से छोटी होनी चाहिए। अभी आप उस दिन भी हम लोगों ने डिस्कस की थी इन चीज़ों को, फिर दोबारा देख लिया। ओके, बहरहाल अब देखिए यहाँ आ जाएं, तो ये तो थोड़ी सी थ्योरी की बात हो गई, जो पहले भी आपसे हमने तफसील से गुफ्तगू की और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी किए, बड़े इंपॉर्टेंट। याद है हमने मास ऑफ सन को लिखा था साइंटिफिक नोटेशन में, जो कितना आया था? 2 इंटू 10 की पावर 30 किलोग्राम। इतना ज़्यादा मास ऑफ सन है, इतने किलोग्राम का है।
और फिर हमने इलेक्ट्रॉन का मास भी लिखा था, किसका, इलेक्ट्रॉन का मास, जो 9.11 एक्सपोनेंट -31 kg था। जो माइनस में पावर होती है वो उतना ही छोटा नंबर होता है, और 10 की पावर प्लस में हो तो वो नंबर उतना ही बड़ा होता है। इस डेट क्लियर। तो हम साइंटिफिक नोटेशन मेथड के ज़रिए बड़े नंबर को भी हैंडल कर सकते हैं और छोटे से छोटे नंबर को भी हैंडल कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। चलें आइए भाई, अब शुरू करते हैं। ये जो आपके सामने आ गया है क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन एटम के रेडियस का जिक्र है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये क्या है, हाइड्रोजन एटम, एटम से तो वाकिफ़ है सब। हाँ भाई, किस किस को मालूम है व्हाट इज़ एटम? बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, एटम के बारे में मालूम होगा ही होगा। जो सबसे पहला एटम का नज़रिया दिया उनका नाम था सर जॉन डाल्टन। क्या नाम था? जॉन डाल्टन ने कहा कि एटम इज़ द अनडिविजिबल पार्ट ऑफ द मैटर, मादे का नाकाबिले तकसीम ज़र्रा, जिसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, वो एटम है। फिर जो थॉमसन आ गए थे, उन्होंने कहा नहीं, एटम को मज़ीद डिवाइड किया जा सकता है। फिर रदरफोर्ड आ गए थे, उन्होंने फिर पार्टिकल्स के नाम और सारा कुछ डिस्कस होता रहा। आप जानते हैं ना, अब आज जो हम मॉडर्न थ्योरी एटम के बारे में है वो ये कि वो तीन पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम कहलाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मोर देन 100। हर एलिमेंट के अपने अपने एटम्स होते हैं। बीच में क्या होता है याद कीजिएगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और बिलामुम इन जनरल न्यूट्रॉन रहते हैं। और उसके गिल पर ये शेल्स होते हैं, रास्ते होते हैं। ये रास्ता किनका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का होता है। इनको शेल्स भी कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इन्हीं को जो है हम लोग वो भी कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहा जाता है? ऑर्बिट भी कहते हैं इनको, ये रास्तों को जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। इन्हीं को एनर्जी स्टेट्स भी बोलते हैं, एनर्जी स्टेट्स। इन्हीं को एनर्जी लेवल्स भी बोला जाता है, यानी इसके बहुत सारे नाम हैं। इलेक्ट्रॉन के खैर हैं, नहीं समझे बात को? तो हर घर का अपना कोई ना कोई नाम रख, एक से ज़्यादा नाम भी लोग रख देते हैं, तो ठीक है, इसका भी है। तो ये जो है ऑर्बिट या हाइड्रो एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो सभी को पता है। सबसे सिंपलेस्ट जो एटम है वो हाइड्रोजन का है। उसमें जस्ट एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन तो कोई होता ही नहीं सिंपल हाइड्रोजन में। तो उसके बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, उसके जो शेल है उस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात भी आप जानते हैं कि जितने प्रोटॉन होते हैं, Z का मतलब होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की तादाद एक, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है यानी इलेक्ट्रॉन ई से शो करते हैं, ये भी एक होता है। तो ये इसको एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। अब हम लोग कहीं और जा रहे हैं, हमें क्या करना है, ये जो हाइड्रोजन एटम है उसका जो ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, इसका रेडियस कैलकुलेट कर। इसका रेडियस दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेंटर से लेके दायरे तक का फासला रेडियस कहलाता है। तो हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका रेडियस ये है 0.53, और ए के ऊपर लगा हुआ है दायरा, इसको पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, इसको पहले जानना ज़रूरी है। याद रहे कि जो एंगस्ट्रॉम है वो कहते हैं इसको 10 की पावर -10 मीटर को, जैसे 10 की पावर -10 मीटर, दिस इज़ कॉल्ड एंगस्ट्रॉम। ये बहुत छोटी पावर है, 10 की पावर -10। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0.53, मल्टीप्लाई का साइन डालें, एंगस्ट्रॉम की जगह क्या आ जाएगा, 10 की पावर -10, और साथ में क्या लग जाएगा, मीटर। ये है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसको असल साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है आपने। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे उसका रूल बताया था कि ये चीज़ बेस कहलाती है 10, ऊपर एक्सपोनेंट कहलाता है, ठीक, मल्टीप्लाई के साथ ये चीज़ कोफिशिएंट कहलाती है, ठीक। लेकिन एक बात ठीक नहीं है, हमने डिस्कस किया, जो कोफिशिएंट है वो 1 या उससे बड़ा होना चाहिए, 9 या उससे छोटा होना चाहिए। यहाँ पे जो कोफिशिएंट 0.53 है जो 1 से छोटा है, लिहाजा अब क्या किया जाए। अब इस पॉइंट को ये याद रखिएगा, पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है 5, नॉन ज़ीरो डिजिट, इसके बाद जो पोजीशन है इसे कहते हैं रेफरेंस पोजीशन। क्या कहा जाता है, बोलिए, रेफरेंस पोजीशन। हमें करना ये होगा कि इस पॉइंट को इस रेफरेंस पोजीशन पे लेके जाएंगे, बस इतना सा काम करना है। और पॉइंट को जब रेफरेंस पोजीशन पे लेके जाएंगे तो जो 10 की पावर है उसको बढ़ाएंगे या घटाएंगे, कुछ इस तरह का करना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट को आगे शिफ्ट कर दीजिए। जब पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा जी, देखिए यहाँ पर क्या होगा,
पॉइंट को आगे लेके जाइए एक डिजिट, तो ये हो जाएगा 5.3। अब इस 5 से पहले ज़ीरो की कोई हैसियत नहीं, छोड़ दें, मल्टीप्लाई 10 की पावर, तो राइट पॉइंट को राइट हैंड साइड पे जितने डिजिट की आप छलांग लगाएंगे 10 की उतनी ही पावर में कमी कर देंगे। पॉइंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते वक्त जितने डिजिट की छलांग लगाएंगे रेफरेंस पोजीशन पर आने के लिए 10 की उतनी ही पावर में कमी कर देंगे। तो 10 की पावर है -10, इसमें 1 की कमी करें, क्यों? क्योंकि आपने एक डिजिट की छलांग लगाई है। तो जब 1 की कमी करेंगे तो क्या ये -9 हो जाएगा? नहीं, -11 होगा। अब आप बोलें सर ये तो आप बोल रहे थे कमी करेंगे, ये तो आपने इजाफा कर दिया। नहीं, माइनस में नंबर जितना बड़ा होता जाता है उतना ही छोटा होता जाता है, याद रखिएगा। तो इसमें जब एक की कमी करेंगे तो इसका मतलब है इसकी पावर अब -11 हो जाएगी, जो -10 से एक डिजिट छोटा है। समझ रहे हैं बात को? ओके, तो ये आ गया जवाब। तो 1 से बड़ा हो गया कोएफिशिएंट, और ये जो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम आपने निकाला, दिस इज़ द साइंटिफिक नोटेशन। ये असल साइंटिफिक नोटेशन में आ चुका है तमाम रूल्स को फॉलो करते वक्त। दिस विल बी योर आंसर। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में राइट वैल्यूज़ इन स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, अब ये तो हो गई साइंटिफिक नोटेशन, हमने पहले साइंटिफिक नोटेशन कर लिया, अब हम स्टैंडर्ड नोटेशन कर लेते हैं। दिस इज़ साइंटिफिक नोटेशन, इसको मैं SF लिख रहा हूँ, साइंटिफिक एफर्ट नोटेशन। अब इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका ये होगा कि 10 की पावर कितनी है? 11 है और माइनस में है। तो याद रखिएगा 10 की पावर -11 है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पॉइंट को जितनी भी पावर है उतने ही डिजिट लेफ्ट पर शिफ्ट कर देंगे। क्या करना होगा? 10 की जितनी भी पावर है पॉइंट को उतने ही डिजिट लेफ्ट पर शिफ्ट कर दीजिए। अब देखें कैसे होगा। अब स्टैंडर्ड नोटेशन लिखने वाले हैं, हालांकि पहले स्टैंडर्ड लिखनी चाहिए थी लेकिन हमने पहले लिख दी साइंटिफिक, तो कोई बात नहीं, पहले हमने साइंटिफिक लिख दी, उसके बाद अब स्टैंडर्ड कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड में क्या करते हैं कि बेस 10 की सूरत में नहीं लिखते, आप जानते हैं। तो यस, पॉइंट को आपने शिफ्ट करना है इधर, कितने डिजिट बोलिए? ये लिखा हुआ है 5.3 इंटू 10 की पावर था, 10 की पावर हट जाएगी, पॉइंट को यहाँ से अब आपने 11 डिजिट शिफ्ट करना है। तो कितने ज़ीरो लगाने पड़ेंगे? 10। कितने? 10, क्योंकि एक तो 5 डिजिट शामिल हो जाएगा। तो पहला डिजिट तो खुद 5 है जिसके ऊपर से पॉइंट गुजरेगा, और उसके बाद फिर आपने 10 ज़ीरो लगा देने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये लगाने के बाद यहाँ लगा देंगे पॉइंट, और साथ में फिर फैशन वाला ज़ीरो भी लगाएंगे। तो देख लें यहाँ पे कितने डिजिट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 5 को शामिल कर लें तो 11, तो 11 डिजिट की छलांग लगा दी, और साथ में लिखेंगे मीटर, और 10 की पावर -10 की पावर -11 हो जाएगा, ख़त्म, फिनिश। तो इस तरह से आपका रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड नोटेशन। तो दिस इज़ स्टैंडर्ड नोटेशन। देखा आपने? अब ये 3 कुछ दूर लग रहा है, इसको थोड़ा करीब कर दें 5 के। तो इस तरह से आप किसी छोटे से छोटे नंबर को या बड़े से बड़े नंबर को लिख सकते हैं। यहाँ बहुत छोटा नंबर था रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब देखिए कितना छोटा है, तो इसको इसलिए साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की ज़रूरत होती है ताकि हैंडल करने में आसानी हो। इसी क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ जा रहे हैं, आप नोट कर लें सब। 1 लाइट ईयर, ये अगला पार्ट आ गया इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। 1 लाइट ईयर इज़ 2628000000 मीटर। एक नूरी साल 1 लाइट ईयर इतने मीटर के बराबर होता है। अच्छा, लाइट ईयर से लाइट ईयर टाइम, ईयर का ताल्लुक टाइम से, तो आपके जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आएगा कि भाई यहाँ पे यूनिट मीटर तो गलत लिख दिया, यहाँ पे तो सेकंड होना चाहिए था, क्योंकि लाइट ईयर है, लाइट का एयर का जिक्र हो रहा है। नहीं, लाइट ईयर जो है वो टाइम का यूनिट नहीं है बल्कि डिस्टेंस का यूनिट है। डिस्टेंस का, किसका? फासले का। तो जो लाइट ईयर है, लाइट ईयर ये है क्या? पहले इसको समझ लें तो समझ में आ जाएगा। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की रफ्तार, दुनिया में इससे ज़्यादा रफ्तार किसी चीज़ की नहीं। लाइट ईयर, इसकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है पहले हम उस पर बात कर रहे हैं। वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है, याद रहे,
दिस इज स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये बन जाता है 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, यानी रोशनी 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर का फासला तय करती है। बिलीव मी, 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर का डिस्टेंस ये बनता है। अगर रोशनी चली और 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर का फासला तय किया, तो अगर ये रोशनी इसी रफ्तार से 1 ईयर तक चलती रहे, 1 साल तक चलती रहे इसी रफ्तार के साथ, हर 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर, फिर अगले सेकंड में 30 करोड़ मीटर, फिर अगले सेकंड में 30 करोड़ मीटर, इस तरह 1 साल तक चलती रहे, तो जो वो डिस्टेंस तय करेगी दैट इज़ कॉल्ड 1 लाइट ईयर डिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर डिस्टेंस। सर तो नहीं चकरा रहा? 1 लाइट ईयर डिस्टेंस। सच अ लार्ज डिस्टेंसेस एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। ये जो आपको सितारे नज़र आते हैं, आसमान पे स्टार्स नज़र आते हैं, दे आर लाइट ईयर डिस्टेंसेस फ्रॉम अस। ये हमारी ज़मीन से नूरी सालों के फासलों पर हैं, लाइट ईयर डिस्टेंसेस पर हैं। और यहाँ जो सितारा आपको दिखाई दे रहा है, एक तासुर ये भी पाया जाता है कि जस्ट उसकी लाइट आ रही है, वो स्टार वहाँ से हट चुका है। उस स्टार की पोजीशन अब वो नहीं है जहाँ, हालांकि आपको आसमान में सितारे जगमगाते हुए दिखाई देते हैं, तो जो चीज़ जहाँ नज़र आ रही है तो आपको लगता है वो वहीं होगी, वहाँ नहीं है, वहाँ से स्टार डिस्प्लेस हो चुका है। तो फिर क्या आ रहा है? उसकी लाइट आ रही है। क्या आ रही है? लाइट आ रही है। इसकी मिसाल मैं आपको एक छोटी सी दुनिया के अंदर रहते हुए अपनी ज़मीन पर, या हालांकि सारी दुनिया ही है, अगर कमरे में घुप अंधेरा हो और सिगरेट की जो लो फ्लेम होता है सिगरेट का, वो उसकी रोशनी सिर्फ दिखाई दे रही है, सिगरेट जल रही है तो उसकी जो रोशनी है रेड कलर का जो नज़र आता है वो दिखाई दे रहा है। अगर कोई शख्स उस सिगरेट को तेज़ी के साथ दायरे में घुमाए, तेज़ी के साथ, तो क्या होगा? आपको क्या एक ब्राइट सर्कुलर रिंग नज़र आएगा, एक रोशन दायरा नज़र आएगा। तो अब आपको जो रोशन दायरा नज़र आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? क्या वहाँ पे हर पॉइंट के ऊपर उस लम्हे क्या वो सिगरेट बहुत सारी है तो एक ही सिगरेट सिर्फ एक ही है, लेकिन तेज़ी के साथ मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि आपको उसका फ्लेम मुसलसल जो है नज़र आ रहा है, यानी उसका जो शोला होता है, जो हिस्सा जल रहा है, जो रोशन है, हालांकि रोशन नहीं हो तो तारीकी है, जो अंदर धुआं जाने के बाद जिस्म को ही तारीक कर देती है और ख़त्म कर देती है, उसको रोशनी तो नहीं कहनी चाहिए। खैर कहीं और जा रहे हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट याद रखिएगा कि रोशनी इस रफ्तार के साथ चली तो 1 साल तक जितना वो फासला तय कर लेगी, दैट डिस्टेंस इज़ कॉल्ड 1 लाइट ईयर। जिससे ये बात साबित हो गई, अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि लाइट ईयर का जो यूनिट है वो मीटर है, सेकंड नहीं है, टाइम नहीं है। तो अब इतने बड़े लाइट ईयर डिस्टेंस को, जाहिर सी बात है तो बहुत लार्ज डिस्टेंस हो गया ना, तो इसको अब आप, ये है स्टैंडर्ड नोटेशन। किस में दिया हुआ ये? स्टैंडर्ड नोटेशन में। अच्छा, साइंटिफिक का भी ऐसे ही आ रहा है, स्टैंडर्ड का भी है, तो इसको स्टैंडर्ड ही लिख लो भाई पूरा। किस में दिया हुआ ये? स्टैंडर्ड नोटेशन में। और इसको तब्दील करना है अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में। किस में तब्दील करना है? साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसका आंसर देखें कैसे बनेगा। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए क्या करेंगे, एक दफ़ा लिख लें इसको, मेरा ख्याल है, चलें लिख लेते हैं। 2 6 2 8, कितने ज़ीरो हैं? 000 000 000, यानी इसका मतलब है इसके साथ जो ज़ीरो लगे वो हैं 3 3 6 और 3 9। रेफरेंस पोजीशन कहाँ है? पहले 9 ज़ीरो डिजिट के बाद। दिस इज़ कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन। पॉइंट कहाँ पर है? तो डेसिमल पॉइंट जब नज़र नहीं आता तो सबसे आखिर में होता है, याद रखिएगा। वो कहाँ होता है? ये रूल है। अगर आपको किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा होता है, डेसिमल सिस्टम पर काउंटिंग है ना पूरी जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, तो पॉइंट सबसे आखिर में है। अब उस पॉइंट को लेकर आना है भाई कहाँ पर? उस पॉइंट को रेफरेंस पोजीशन पे लेकर आना है यहाँ। तो कितने डिजिट की छलांग लानी पड़ेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 डिजिट की छलांग लानी पड़ेगी। तो आपको लिखना पड़ेगा 2.628 पे कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और फिर मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या लगा देंगे कि जितने डिजिट की छलांग लगाई है वो कितने? 12। तो क्या आ गया भाई? 12। तो अब देखिए क्या हो जाएगा। मैं आपके सामने आ गया, सॉरी, ये आ गया 12, और साथ में इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। लेकिन ठहरिए, पॉइंट के बाद जब आपने 6 to 8 लिखा तो इसके बाद जितने भी ज़ीरो हैं इनको लिखने की पे ज़रूरत नहीं रहती।
क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद आ गए ये, लिहाजा इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कायदा क्या है, 2.628 लिखें, और जितने भी आखिरी ज़ीरो हैं इनको कहते हैं ट्रेलिंग ज़ीरोस। क्या कहा जाता है, ट्रेलिंग। इनको छोड़ दें और लिख दें 10 की पावर जस्ट 12 और मीटर। दिस इज़ साइंटिफिक नोटेशन। तो आपने इतने बड़े जवाब को, लाइट ईयर डिस्टेंस को जस्ट शॉर्टली लिख दिया, वरना आप देखें कितना लंबा लिखा हुआ था ये। तो दिस इज़ साइंटिफिक नोटेशन। ये आपका आंसर, ये आपका नंबर, बहुत लार्ज नंबर आ गया साइंटिफिक नोटेशन में। समझ गए बच्चों? ओके, अब आखिरी पार्ट बचा है वैक्यूम प्रेशर वाला। कर लेंगे आप लोगों? बोलिए। वो अब आप कर लीजिएगा। तीसरा जो पार्ट है इसका मैं लिख दूँ क्या? देखिए ये आपके सामने आ गई अगली एमसीक्यू, इसको नोट कर लें सब प्लीज़। इसको मैं बंद कर दूँ। ये है वैक्यूम प्रेशर। ये हालांकि लफ्ज़ गलत लिखा हुआ है, वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम का तो कोई प्रेशर होता ही नहीं है। वैक्यूम किसे कहते हैं? जहाँ पर हवा ना हो। जब हवा ही नहीं तो प्रेशर किस चीज़ का होगा? प्रेशर तो एयर का होता है या किसी मैटर का होता है, मादे का होता है, मैटर है ही नहीं। तो ये वैक्यूम नहीं है, बल्कि ये वैक्यूम पंप प्रेशर होगा। या वैक्यूम क्लीनर, नहीं आपने देखा होगा, वैक्यूम क्लीनर भी होता है। वो प्रेशर के साथ जो है ना मशीन होती है, वो मट्टी गर्द वगैरह को खींच लेती है प्रेशर के साथ। उसमें एक चैम्बर बना होता है जहाँ पे वो सारा गार्बेज आ जाता है, उसके बाद फिर उसको डस्टबिन में कर देते हैं। तो वैक्यूम क्लीनर का अपना एक प्रेशर होता है जिससे वो चीज़ों को खींचती है। तो वैक्यूम प्रेशर जो है क्लीनर है, ये वैक्यूम क्लीनर होना चाहिए, साफ़ करने वाला। अब लफ्ज़ सही बन गया। तो 2.7 एक्सपोनेंट 4 टॉर है। प्रेशर को टॉर में नापते हैं, इसको मिलीमीटर ऑफ मरकरी में भी नापते हैं, इसको सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में भी नापते हैं, इसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी नापते हैं, इसको पास्कल में भी नापते हैं। ये एक चीज़ के कितने रूप हैं, बहुत सारे रूप हैं। तो प्रेशर के तो बहुत सारे यूनिट हैं, यूनिट को तो छोड़ें। ये लिखा हुआ है 2.7 एक्सपोनेंट 4 टॉर। ये कौन सी फॉर्म है प्रेशर की? ये जो दबाव, प्रेशर तो समझते हैं ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पे कोई चीज़ जो फोर्स लगाती है वो क्या कहलाता है? प्रेशर। यानी यूनिट एरिया फर्ज कर लें मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ, तो आई एम अप्लाइंग प्रेशर। मैं क्या लगा रहा हूँ? प्रेशर। यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगती है दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर। तो वैक्यूम क्लीनर भी यही करता है। वो जो एरिया है उस पर गार्बेज है जो भी मौजूद है, डस्ट वगैरह, उसको वो प्रेशर के साथ खींच लेता है। इस डेट क्लियर? अगर प्रेशर ही नहीं होगा तो फिर वो खींचेगा कैसे उसे? इस डेट क्लियर? ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, प्रेशर होना ज़रूरी है। तो ये दिया हुआ है प्रेशर। अभी बताएं ये जो नंबर है प्रेशर का, ये स्टैंडर्ड नोटेशन में है या साइंटिफिक नोटेशन में? तो आप फ़ौरन बोलेंगे सर ये साइंटिफिक नोटेशन में है। किस में है? साइंटिफिक नोटेशन में। और इसको तब्दील करना है किस में? स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो कुछ स्टैंडर्ड में दिए हुए उनको साइंटिफिक में तब्दील करना था, जो साइंटिफिक में दिए हुए उनको स्टैंडर्ड में तब्दील करना था। तो यहाँ पर जो है ये टॉर में प्रेशर जो है साइंटिफिक में दिया हुआ है, तो इसको तब्दील करना है किस में? स्टैंडर्ड में। आगे डैश डाला हुआ है तो डैश में जवाब लिख दीजिए। कैसे करेंगे बताइए? तो इसका जो आंसर होगा है सॉल्व करने का कायदा, वो तो आप फिल इन दी ब्लैंक लिख दीजिएगा। पहले इसको समझ लें, ये प्रेशर दिया हुआ है, ये है रेफरेंस पोजीशन पॉइंट। अब इसको चेंज करना है स्टैंडर्ड नोटेशन में, यानी 10 बेस 10 से हटाना है इसको। तो यहाँ पे 10 की पावर है +4, तो पॉइंट को शिफ्ट कर दीजिए राइट हैंड साइड पे 4 डिजिट, दैट्स इट। -4 होता तो पॉइंट को लेफ्ट पे शिफ्ट कर देते 4 डिजिट, तो पॉइंट को राइट पे शिफ्ट कर दें। तो 2 जब आप राइट पे शिफ्ट करेंगे तो 1 डिजिट तो 7 आ जाएगा बीच में, नहीं, फिर 3 डिजिट और लगाने पड़ेंगे, तो 3 0 लगा दें, 1 2 3 और पॉइंट आखिर में चला गया। और इसके साथ ही 10 की पावर 4 ख़त्म कर दें। नहीं समझे बात को? यानी यहाँ से पॉइंट 10 की जितनी पावर है प्लस में, उतने ही पॉइंट को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड पर। तो यहाँ से 4 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो 1 डिजिट तो 7 हो गया, बाकी बचे 3, तो अपनी तरफ से 0 लगा दें। मैथ में कमी को तो इसी तरह पूरा करते हैं भाई, 0 लगा के। तो 2 7 0 0 पॉइंट आखिर में पॉइंट होता है, लिखते नहीं है। तो 227,000 बन गया। ये आ गया आपका स्टैंडर्ड नोटेशन। दिस इज़ स्टैंडर्ड नोटेशन। याद रहे कि अगर यही पावर माइनस में होती तो फिर क्या करते? दिस इज़ स्टैंडर्ड नोटेशन। अगर यही पावर माइनस में होती तो पॉइंट को लेफ्ट पे शिफ्ट कर देते, ये बस। नहीं समझे बात को? मैं अपना ख्याल रखिएगा, मिलेगा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।